सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली स्टडी। पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन तक पढ़ा था, तो आगे हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। यार गाइस, शुरू करने से पहले ना आप जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो खत्म होने के बाद इसे शेयर भी जरूर कीजिए। हम शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। In activity 2.2 we observed that a group A and group B obtained different shades of a solution. हमने एक्टिविटी 2.2 में पढ़ा था, जब कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाते हैं तो एक में 1 स्पैचुला लेते हैं और ग्रुप बी जो होता है 2 स्पैचुला लेता है। तो उसकी वजह से जो क्या होता है, उनकी जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन the relative proportion of a solute and solvent can be varied. Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be dilute, concentrated or a saturated solution. मतलब कि जो सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड है या सैचुरेटेड है। अब ये डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। So dilute and concentrate a comparative term. In activity 2.2, the solution obtained in group is dilute as compared to the obtained by group B. जो group A था वो diluted था, जो group B था वो diluted नहीं था। यहाँ पे एक्टिविटी है, टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml of water each in 2 separate beaker. 2 सेपरेट बीकर लेना, दोनों में 50 ml हमने वाटर डालना है। एड सॉल्ट इन 1 beaker. अब पहले बीकर में हमने क्या डालना है, सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और शुगर दोनों डालने हैं। एंड इन सेकेंड बीकर इन फर्स्ट बीकर हम सॉल्ट डालेंगे और इन सेकेंड बीकर हम शुगर डालेंगे और उसे स्टिर करेंगे, मतलब उसे हिलाएंगे। When no more solute can dissolve, जब हम उसे मिलाते जाएंगे और जब घुलना बंद हो जाए तो हम उसे फिर हीट करेंगे। When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature about 5. अब उसे हम हीट करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाए। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। अब जब वो 5 डिग्री बढ़ जाएगा तो हम उसमें फिर सॉल्यूट मिलाना शुरू करेंगे। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड शुगर दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। अब हमें पता लगाना है, अब हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें पता लगेगा कि जो उसमें सॉल्ट और शुगर जो हम मिला रहे हैं वो गिवन टेम्परेचर पे सेम मिल रहा है या नहीं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग सेट टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब उसमें घुलना बंद हो जाए, एक टाइम के बाद, एक टेम्परेचर के बाद, जब उसमें घुलना जो सॉल्यूट है वो घुलना बंद हो जाए, उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. वही जो हमने अभी आपको बताया। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. अब जिस टेम्परेचर पे वो सॉल्यूट जो है घुल रहा है, वो सैचुरेटेड हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उसे हम solubility कहेंगे। If the amount of the solute contained in a solution is less than the saturated level, if the amount of solute contained in a solution, जो solution में जो solute the amount है वो कम है saturation level से, then it is called unsaturated. तो मतलब उसमें और अभी घुल सकता है। What would happen if you would take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अब क्या होगा अगर हम if you would take a saturated solution ले, उसे certain temperature, given temperature तक गर्म करें, उसे फिर ठंडा करें। अब हम सैचुरेटेड हमने बना लिया, उसके बाद अगर हम उसे कूल करेंगे, उसे ठंडा करें तो क्या होगा। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। अब कोई हो सकता है 5 डिग्री बढ़ाए तब वहाँ पे जाके वो सैचुरेटेड हो जाए, अब किसी का कह सकता है 10 डिग्री पर जाके वो सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द अमाउंट। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, अब कंसंट्रेशन का ये ध्यान से पढ़ना और सुनना। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न अबाउट ओनली 3 मेथड। अब यहाँ पे 3 मेथड आते हैं और वी कैन से 3 हमारे पास फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे फॉर्मूले आते हैं। पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, तो पहला इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास क्या आ गया उसका वेट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब सेकंड हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100।
अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल 2.1 है जिसमें हमें ये एक न्यूमेरिकल आया है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, जिसे हमने सॉल्यूट जो है वो है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, और हमने उसे किस में घोला, सॉल्वेंट है हमारा 320 ग्राम ऑफ वाटर। याद रखना वाटर में से सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, और 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूट है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। अब मास बाय मास परसेंटेज हमें निकालना है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब हमारे पास सॉल्यूशन का मास नहीं है, सॉल्यूशन का मास हमें निकालना होगा। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है सॉल्यूट होता है, इससे तो सॉल्यूशन बनता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये इसने यहाँ पे प्लस करा है, प्लस करके इसके पास आंसर आता है 360 ग्राम। उसके बाद वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद उसके आंसर आता है, उसके परसेंटेज में जो आंसर आता है वो होता है 11.1%। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो आता है व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, हमने तीन देख लेते ना, हमने एक्टिविटी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है हमारा टॉपिक पूरा हो गया है, सो आगे हम जो पढ़ेंगे वो होगा सस्पेंशन। अब में नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, अभी क्या नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन, like those obtained in group C in activity 2.2 with the solute are dispersed in solution are called suspension। अब इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो घुलते नहीं है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। जैसे अगर हम पानी में रेत मिलाएंगे नहीं घुलेगी, ठीक है, वो भी सेटल डाउन हो जाएगी, तो वो एग्जाम्पल हो गया सस्पेंशन का। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, अब देख भी सकते हैं, जैसे हम रेत को देख सकते हैं ना जब हम उसे पानी में मिलाएंगे तो। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या आती है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या था होमोजेनियस, ये क्या आ गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर आ गया। सो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। अब जो बीम ऑफ लाइट जो हम पास करेंगे टॉर्च से या किसी भी उससे बीकर से, तो क्या होगी, जो बीम ऑफ लाइट है वो पास हो जाएगी, सॉल्यूशन में पास नहीं हो रही है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेटल डाउन हुआ, तो मतलब वो जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन हमेशा अनस्टेबल होगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकता है, सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता। तब डिफरेंस तुम ध्यान में रखते जाना, तभी अच्छे से याद होगा तुम्हें। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। जब वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो सस्पेंशन क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी। अब आगे हमारे पास आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन हो गया, हमारा सस्पेंशन हो गया। सो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब तुमने क्या करना है, यहाँ पर मैं चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें करा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो बुक के लास्ट में होते हैं वो तो तुम्हें करना ही है। साथ में जैसे इस बार एमसीक्यू का ज़्यादा है, सो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बुक की लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी, एक एक लाइन, क्योंकि क्वेश्चन हर एक लाइन में से भी बन सकता है, क्योंकि एमसीक्यू है। और केमिस्ट्री में तुम्हें पता ही है एनसीईआरटी बुक के अलावा कहीं से नहीं आता, तो उसकी हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। सो हम आगे शुरू कर चलते हैं, जो है हमारा व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.0 इज कॉल्ड द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइड। द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। अब हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या लगेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या लगेगा हमें, होमोजीनियस है, हम लेगा वो होमोजीनियस है, लेकिन वो एक्चुअली हेट्रोजीनियस है। कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा हेट्रोजीनियस होगा, सस्पेंशन हमेशा हेट्रोजीनियस होगा, सॉल्यूशन है जो सिर्फ होमोजीनियस होगा। फॉर एग्जांपल मिल्क, अब इसने एग्जांपल दे दिया कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल्क, मिल्क हमें हम दूसरे में क्या लेंगे, तो होमोजीनियस है, लेकिन नहीं, वो क्या है हेट्रोजीनियस, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, क्योंकि उसका साइज जो कोलॉइडल पार्टिकल का वो बहुत स्मॉल होता है। हम उसे आइस से, अपनी नॉर्मल आइस से नहीं दे सकते, बट दिस पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। अब ये क्या करते हैं, ये जो लाइट है वो स्कैटर कर सकते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। अब हमने उसमें पढ़ा कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो है बीम ऑफ लाइट पास नहीं करती, स्कैटर नहीं करती, सस्पेंशन में करती है, लेकिन जब सेटल डाउन होता है जब नहीं करती, कोलॉइडल में करती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है।
जो ये टॉर्च से हम जो टॉर्च या किसी भी लाइट सोर्स से जब हम लाइट पास करते हैं तो स्कैटर हो रही है नहीं हो रही, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जब वो स्कैटर हो रही है तो उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम, अभी नाम कहाँ से, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। अभी उस साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा जिसने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अब तुमने कभी कभार देखा, तुमने क्लासरूम में देखा होगा कि जब क्या कहें हम, सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में तुम सबको ठंड लग रही होती है, आप खिड़की में से जो धूप आ रही होती है, तुमने देखा वो जो धूप आती है, कभी कभी तुम घड़ी से उसकी शाइन बना के तंग करते हैं दूसरे बच्चों को, है ना। सो वो जो धूप खिड़की में से आ रही होती है उससे भी हम क्या कहेंगे, वो भी टिंडल इफेक्ट है। एंटर रूम थ्रू स्मॉल होल, दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। अब आगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल, अब तुमने ऐसा कोई सीन देखा होगा, कई बार देखा होगा तुमने ऐसा सीन, है ना। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिंग थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इन दिस फॉरेस्ट मस्ट contain tiny droplet of water which act like a particle of color dispersed in air। अब तुमने बहुत बार देखा होगा, इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, हमने पढ़ा। द साइज ऑफ द पार्टिकल इसके बहुत स्मॉल होते हैं कि हम अपने आई से देख नहीं सकते। कोलॉइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड कैन मेक द पाथ विजिबल। जो स्कैटरिंग होती है वो होगी टिंडल इफेक्ट। दे डू नॉट सेटल डाउन एंड लेफ्ट इन अनडिस्टर्ब। अभी सेटल डाउन नहीं होंगे, जब हम इसे रख देंगे अनडिस्टर्ब रखेंगे तो उसके पार्टिकल फिर भी सेटल डाउन नहीं होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे क्वाइट स्टेबल है, पूरा नहीं थोड़ा स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल आते हैं कोलॉइड के, कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। अब देखो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique। अभी फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं होगा, मिल्क को तो फिल्टर से वो फिल्ट्रेशन करोगे जब तुम, तो कुछ सेपरेट होगा नहीं होगा, लेकिन ये किससे होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन से। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ कोलॉइडल पार्टिकल। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अब तुमने देखा कई बच्चों ने कि घर पे जब हम दही या जो क्रीम होती है उससे मक्खन निकालते हैं, बटर निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, हैंड ब्लेंडर रहते हैं। हैंड ब्लेंडर से जब वो चलता है तो उसके जो ब्लेड है वो घूमते रहते हैं। तो जब वो फास्ट घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसे सेपरेट करते हैं, क्या, हैवी पार्टिकल लाइट पार्टिकल दोनों को सेपरेट कर देते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन टू डिस्पर्स आर द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द कोलॉइडल form the dispersed phase and the component in which the dispersed phase suspended is known as the dispersion medium। अब जब तुमने मक्खन निकाला तो जो उसमें जो बचता है, पानी जो बचता है बटर के अलावा, वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और जो बटर है वो डिस्पर्स्ड फेस हो गया। ये याद रखना। कोलॉइडल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस of the dispersing medium and the dispersed phase। A few common example, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है dispersed phase, dispersion medium, liquid। अब dispersed phase गैस है, dispersion medium कौन सी मीडियम, गैस मीडियम, तो हम क्या कहेंगे, एरोसोल। एग्जांपल्स क्या हो गए, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अब अगर गैस में सॉलिड है तो उसे भी हम एरोसोल कहेंगे। अच्छा ये नाम याद रखने बहुत जरूरी है, एरोसोल, फॉर्म, इमल्सन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड, सॉल, ठीक है। अब जब गैस में अगर सॉलिड है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स फेस गैस है तो वो बनाएगी फोम। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम याद रखना, शेविंग क्रीम क्या है, उसका डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेस है गैस, ठीक है, याद रखना ये। अब अगला क्या है, लिक्विड में लिक्विड है तो हम उसे इमल्शन कहेंगे, मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गई। अब अगर डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है लेकिन डिस्पर्स फेस सॉलिड है तो उसे हम सॉल कहेंगे, सॉल्यूशन, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ये सब हो गया। अब अगर डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, अब यहाँ देखो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्स्ड फेस गैस है तो भी वो फॉर्म बनाएगी, गैस। सॉलिड में अगर गैस है तो भी फॉर्म बनाएगी, अगर लिक्विड में गैस है तो भी फॉर्म बनाएगी। अब इस फॉर्म में क्या क्या आएंगे, फोम, रबर, स्पॉन्ज, लेकिन एग्जाम्पल्स अलग अलग हो जाएंगे। फॉर्म तो बनेगी लेकिन एग्जाम्पल्स क्या है वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है और वहाँ डिस्पर्सिंग मीडियम क्या था, लिक्विड था। अब अगला है सॉलिड में लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है लेकिन डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स फेस क्या है, लिक्विड है, तो क्या बनेगा, ये जेल बनेगा, जेल, लाइक जेली हो गया, बटर हो गया, ठीक है, चीज हो गया, ये सब। अब अगला आता है डिस्पर्सिंग मीडियम में आता है सॉलिड और डिस्पर्स फेस में सॉलिड, अब दोनों सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्व बनाएंगे, सॉलिड सॉल्व सॉलिड सॉल्यूशन।
कलर्ड जेमस्टोन हो गया, मिल्की ग्लास हो गया, ये सब क्या होता है सॉलिड सॉल्व। इन सबको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने 11th या 12th में भी जाके साइंस लेनी है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कहता है, हमने सेपरेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया कि हम सेपरेशन का, हमने वहाँ पे इवेपोरेशन पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेपरेटिंग और कितने कितने मेथड होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है उसमें सेपरेशन का। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकल प्योर। अब हम अगर माइनिंग भी करते हैं तब भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस नहीं आता, हम उसे बाद में रिफाइन करते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अब सेपरेशन की वजह से, सेपरेशन जो प्रोसेस है उसे करने के बाद जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस मिलता है, उससे जो क्या आता है उस कंपोनेंट की जब स्टडी कर पाते हैं वो उससे पॉसिबल होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटिंग द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। अब जो अगर हेट्रोजेनियस मिक्सचर है तो हैंड पिकिंग वगैरह या इन सब से जो है फिजिकल मेथड से क्या है वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर होमोजीनियस है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल टेक्निक है। हेट्रोजेनियस में कई बार सब स्पेशल टेक्निक आ जाती है जो यूज होती है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब ब्लू ब्लैक इंक में से हम डाई कैसे ऑब्टेन करेंगे, सेपरेशन आ गई यहाँ पे। अब उसने क्या करा, यहाँ पे एक बीकर लिया, उसे आधा पानी से भरा, वॉच ग्लास ली, ठीक है, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, वॉच ग्लास के माउथ ऑफ द बीकर पे रख दी उसने, वॉच ग्लास के ऊपर रख दी। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, उसने बीकर को हीट किया। वी डू नॉट वांट हीट द इंक डायरेक्टली, हम डायरेक्ट तो इंक को हीट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, बीकर में पानी लिया, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखी, उसके ऊपर इंक रखी। अब वो पानी है जो क्या है वो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो गया, वो हीट क्या हो रही है, हीट ऊपर उस पर वॉच ग्लास पे आ रही है, तो जो इंक है वो क्या हो रही है, हीट हो रही है, जो इंक है वो भी हीट हो रही है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन, स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन द वॉच ग्लास। अब अगर तुम्हें और कोई चेंजेस दिखेंगे, अगर एक टाइम के बाद तुम्हें चेंज दिखना बंद हो तो तुम उसे हीट करना बंद कर दो और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो देखो क्या आती है और उसकी रिकॉर्ड करो। सो क्या होगा वहाँ पे, ये इसका डायग्राम आ गया, ऐसे हम इसे हीट करेंगे बर्नर से। यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा बीकर, आधा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा क्या वॉच ग्लास, इसमें है इंक, और यहाँ से क्या वेपर बाहर जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, वी फाइंड दैट द इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। अब क्या था, जो इंक थी, इंक में से जो पानी था वो पानी इंक का उड़ गया, इवेपोरेट हुआ, हीट हुआ, तो क्या बच गया, उसमें सिर्फ डाई बच गई। Thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the process of evaporation. By the process of evaporation, ठीक है, इवेपोरेशन हुआ यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन मेथड कौन सा था, इवेपोरेशन। अब आगे ना मिल्क, सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब हम मिल्क में से क्रीम क्या सेपरेट करेंगे, हम पहले ऊपर पढ़ के आए क्या था सेपरेशन का मेथड, क्या था, नाम क्या था उसका, सेंट्रीफ्यूगेशन, या सेंट्रीफ्यूगेशन नाम था। Nowadays we get a full cream toned or double toned variety of milk packed in a poly pack और tetra pack in the market, हमें मिलता है, हमें पता है। These variety of milk contain different amount of fat, उसमें फैट होता है अलग-अलग, उसमें अलग-अलग अमाउंट का फैट होता है। अब हमने क्या करा, फुल क्रीम मिल्क लिया, टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज यूजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। अब सेंट्रीफ्यूजन मशीन भी आती है, अब उसे 2 मिनट तक हमने करा, तो क्या हुआ, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन नहीं है तो हम उसे मिल्क चर्नर आ गया ना, मिल्क चर्नर, ये वही हैंड ब्लेंडर भी कह सकते हो तुम, उससे भी ले सकते हो, या मिल्क चर्नर आ गया। उससे जब वो क्या होता है, ब्लेड है वो घूमता है, एक एक्सिस पे घूमता है, वो एक ही जगह पे वो घूमता रहता है, बहुत तेज घूमता है, तो उससे क्या होता है, जो क्रीम है वो अलग हो जाती है, जो पानी से है वो अलग हो जाता है, जिसे हम लस्सी भी कहते हैं कभी कभार, ठीक है। समटाइम्स solid particle in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such solution, the filtration technique cannot be used for a separation. Such mixture are separated by the centrifugation. अब कुछ पार्टिकल जो है उसमें इतने छोटे होते हैं कि फिल्ट्रेशन पेपर से फिल्टर नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। The particle is that the denser particle are forced to the bottom and the lighter particle stay at the top and spun readily. अब हम जिससे घुमा, अब जो ब्लेड है वो जो अंदर का जो ब्लेड है वो घूमता रहेगा एक्चुअली बहुत, तो क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे रह जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है, लाइट डेंसर पार्टिकल है, लाइटर नहीं लाइट डेंसर पार्टिकल है, डेंसिटी जिसकी कम है वो ऊपर आ जाएगा और डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है वो नीचे रह जाएगा। अब तुम्हें पता हो कि जो आइस है और वाटर है तो दोनों वाटर ही, लेकिन जो आइस है वो पानी के ऊपर तैरती है, ऐसा क्यों, इसके पीछे भी रीज़न होता है और वो रीज़न होता है डेंसिटी का। आइस की डेंसिटी लाइट होती है, कम होती है आइस की डेंसिटी, इसलिए वो फ्लोट करती है, जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए यूज। अब यहाँ पे ये यूज़ कहाँ होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होते हैं डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में,
डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम में, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन तुमने देखा ना, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम अ वेट क्लॉथ, और जो स्पिनर चलता है बहुत तेज स्पिनर चलता है ना, वो चीज सेंट्रीफ्यूगेशन है। सो ये था हमारा यहाँ तक का। सो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे हाउ कैन सेपरेट अ मिक्सचर टू इमिसिबल लिक्विड, एंड आगे और भी कुछ सेपरेशन जो हमारे पास टेक्निक है वो आई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आज हमने सस्पेंशन पढ़ा, आज हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा, आज हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े, और आज हमने ये 2 इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन की एक्टिविटीज पढ़ी और इनकी एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर्स हैं वो भी नज़दीक आ रहे हैं, आई थिंक सितंबर लास्ट से सबके पेपर शुरू हो जाएंगे। सो हमने थोड़ा लेट शुरू करा है, लेकिन अब जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ हम फाइनल का टारगेट लेके चलेंगे। सो फाइनल तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम इसकी रिवीजन, आगे रिवीजन टेस्ट, हम उसकी सीरीज भी बनाएंगे। सो अभी के लिए तो इतना ही। आप साथ साथ पढ़ते रहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, लेकिन आप साथ साथ ही पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपका हो सकता है आप थोड़ा माइंड में थोड़ा सा माइंडसेट हो जाता है कि कहाँ हम कितना सारा करेंगे, थोड़ा आलस आता है, थोड़ा डर जाते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे साथ साथ ही पढ़ते रहिए और आपके लिए पढ़ाई भी इससे आपकी ईजी हो जाएगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।